नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। ईडी की दबिश लगातार कई लोगों तक पहुंच रही है और चाहे वो बड़े चेहरे हों या फिर अधिकारी हों या फिर पुलिस अधिकारी हों, तमाम लोगों तक ईडी अलग अलग मामलों में दबिश बनाती हुई नजर आ रही है और इन सब के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। इस बीच अब नौशाद आलम को ईडी ने फिर से समन भेजा है और कल हाजिर होने को कहा है और अब देखना है कि किस तरह, क्योंकि पिछली बार जब समन मिला था नौशाद आलम पहुंचे थे, एक समन पर तो वो नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो पुलिस मुख्यालय से दिशा निर्देश ले रहे हैं। दूसरे समन पर वो ईडी कार्यालय में हाजिर हुए और जब उन्हें दस्तावेज पेश करने को कहा गया, उसके लिए उन्होंने अगली तारीख की मांग की थी। उसके बाद ही तमाम दस्तावेज पेश करने की उन्होंने बात कही थी और अब ईडी ने उन्हें फिर से समन भेजा है। कल का समन भेजा है। अब ईडी कार्यालय में हाजिर होंगे नौशाद आलम और उनसे ईडी पूछताछ करेगी किस तरह ये तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो पंकज मिश्रा की बात हो या फिर कई और तरीके से किन किन जगहों पर संलिप्तता पाई जाती है या किस तरह से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है। पूरी संपत्ति का ब्यौरा भी ईडी ने उनसे मांगा था और लगातार राज्य में ईडी की दबिश इसी तरह बढ़ती जा रही है। तो एक बार फिर से ईडी ने तलब किया है नौशाद आलम को और उन्हें हाजिर होना होगा कल तमाम उन दस्तावेजों के साथ जिनकी पड़ताल ईडी करेगी। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज का रुख करते हैं। नीरज, एक बार फिर से ईडी का समन गया है नौशाद आलम के पास और नौशाद आलम को उन तमाम दस्तावेजों के साथ हाजिर होना होगा जो ईडी ने तलब किए हैं। क्या कल हाजिर होंगे नौशाद आलम? देखिए, नौशाद आलम से इससे पहले जो है 28 नवंबर को पूछताछ हो चुकी है और उन पर जो आरोप लगा था वो था ईडी के प्रमुख गवाह विजय हांसदा पर दबाव डालने का, उन्हें प्रभावित करने का। और 28 नवंबर को लगभग 10 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे थे और लगभग 13 से 14 घंटों तक उनसे पूछताछ हुई थी और पूछताछ के बाद लगभग 11:15 बजे उन्हें छोड़ा गया था और ये कहा गया था कि वो अगले दिन फिर से ईडी कार्यालय पहुंचे, उनसे मामले में और पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ रिश्तेदारों से संबंधित दस्तावेज भी मांगे गए थे। जो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, उनके रिश्तेदारों के नाम जो संपत्ति है उसको लेकर पहुंचने को कहा गया था। लेकिन नौशाद आलम ने उस समय की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इतने कम समय में वो जो कागजात है वो अरेंज नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्हें समय दिया जाए। उसके बाद ईडी की ओर से तीसरा समन जारी किया गया था और तीसरा समन जारी करते हुए 6 दिसंबर यानी कल की जो तारीख है वो दिया गया था। यानी कल नौशाद आलम जो कि साहेबगंज के एसपी हैं, उन्हें एक बार फिर से ईडी कार्यालय पहुंचना होगा और तमाम वो सवालों का जवाब देना होगा जो ईडी के अधिकारी उनसे पहले भी पूछते रहे हैं और कल भी पूछेंगे, क्योंकि उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। जो विजय हांसदा है, विजय हांसदा की तस्वीर एक बार जो हमारे दर्शक हैं उनको दिखाना चाहूँगा। ये वही विजय हांसदा है जो सबसे पहले हमने इस विजय हांसदा को दिखाया था कि विजय हांसदा कैसे अपने बयानों से मुकरता रहा था और ईडी के अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया था और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जो है विजय हांसदा चला गया था। और जब ईडी के लोग ये जानकारी हासिल कर रहे थे और पूरे मामले की जांच कर रहे थे, तब जानकारी ये हाथ लगी कि जो साहेबगंज के एसपी हैं नौशाद आलम, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है विजय हांसदा को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए टिकट मुहैया करवाया था। तो ये भी उन आरोपों में से गंभीर आरोप है नौशाद आलम पर और यही वजह है कि ईडी लगातार उनसे पूछताछ करना चाहती है, मामले में और अधिक जानकारी लेना चाहती है। क्योंकि आसिया, आपको याद होगा कि इसी जो अवैध खनन मामला चल रहा है जिसमें पंकज मिश्रा समेत कई लोग जो हैं वो अभी रांची के होटवार जेल में बंद हैं और ऐसे में ईडी का प्रमुख गवाह विजय हांसदा अपने जो बयान है उससे मुकर जाता है तो कहीं ना कहीं ईडी के जो केस होगा वो कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए ईडी कहीं ना कहीं इस एंगल को भी जोड़कर पेश करना चाहेगी
कि अगर जो ईडी का गवाह है विजय हंसदा अपने बयान से मुकरा है तो क्यों मुकरा है, एक रीजन मिल जाएगा। और वो रीजन कहीं ना कहीं नौशाद आलम से पूछताछ के बाद जो उनके सवालों के जवाब दिए जाएंगे उस पर जरूर जो है डिपेंड करेगा। नीरज, कल संपत्ति के ब्यौरे के साथ बुलाया गया है एसपी नौशाद आलम को ईडी कार्यालय। वो संपत्ति का ब्यौरा लेकर पहुंचेंगे, लेकिन इसके अलावा भी ईडी की कोशिश होगी कि पर्दे के पीछे कौन है उस तक भी पहुंचा जाए। किस तरह विजय हांसदा को प्रभावित किया गया, कैसे फैसिलिटीज, किसके कहने पर फैसिलिटी दी एसपी नौशाद आलम ने, उसके पीछे कौन है, ये भी जानने की कोशिश होगी ईडी की। बिल्कुल जानने की कोशिश होगी। जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे जो आरोपी है अवैध खनन मामले में रांची कोहटवार जेल में बंद है, जिसमें पंकज मिश्रा उनमें से प्रमुख है। लगभग ईडी ने जो आंका था उसमें 1000 करोड़ का आकलन किया था जो खनन जो अवैध खनन साहिबगंज में चल रहा है उसके मामले में। और कई जो कैश बरामद हुए थे, कई और कागजात जो डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो मामला जो आगे बढ़ा था। उसके बाद जो है विजय हांसदा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई थी हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के कुछ महीनों के बाद जब एक और याचिका दाखिल होती है विजय हांसदा की ओर से, ये कहा जाता है कि वो याचिका उनकी ओर से दाखिल नहीं किया गया है और वो अपने बयानों से मुकरते हुए नजर आते हैं। तब उसी समय हाईकोर्ट का एक मौखिक टिप्पणी आया था और हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले के पीछे कोई है, पर्दे के पीछे कोई है। ये जो मौखिक टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया था। तो कहीं ना कहीं पूरा जो है मामला पर्दे के पीछे का लग रहा है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, आईपीएस है नौशाद आलम, और ये पहले आईपीएस है जिनसे जो ईडी के अधिकारी हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे जरूर कोई है, क्योंकि मामला काफ़ी बड़ा है और कई लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रभावित करने की बिल्कुल कोशिश है, और यही वजह है कि जो विजय हांसदा रांची में रह रहा था, साहेबगंज में रह रहा था, उस विजय हांसदा को टिकट मुहैया करवाकर दिल्ली तक भेजा गया ताकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो सके। आसिया, याचिका पंकज मिश्रा ने जो दायर की थी वो तो खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट से। अब सीबीआई जांच इस मामले में चलती रहेगी। तो यानी कि दोनों तरीके से मुश्किलों में फंसते हुए ये पूरा जो नेटवर्क है नजर आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं पूरा नेटवर्क है, क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे खबरों को दिखाया था जिसमें साहेबगंज में किस तरह से अवैध खनन होता है, किस तरह से ट्रक्स पहुंचाए जाते हैं दूसरे राज्य, और किस तरह से कोयले की यहाँ से वहाँ, पत्थरों की यहाँ से वहाँ जो ढुलाई होती है, और कैसे कमीशन जाता है हर व्यक्ति को, और किस तरह से जो पहले से आवंटित खदान थे बंद खदानों को जो है उस पर भी एक अभी अगर मौजूदा स्थिति की बात करें, जब ये पूरी कार्रवाई चल रही थी उस समय बंद पड़े जो है अवैध जो खनन जो है उस पर अवैध खनन चल रहा था। कई जो ऐसे लोग जो सक्रिय थे जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ था खनन का, उन्हें बंद करवा कर जो है जबरदस्ती खनन करवाया जा रहा था किसी और के द्वारा। तो ये कई आरोप थे और कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत सारे लोग थे, और पंकज मिश्रा कहीं ना कहीं उस पूरे सरगना का जो है मुखिया था। और यही वजह है ईडी ने सबसे पहले जब हाथ डाला था और जब सबसे पहले इस अवैध खनन मामले में गिरफ्तारी हुई थी तो वो पंकज मिश्रा की हुई थी। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह के मामलों में ईडी अपने जो गवाह है और जितने भी सबूत है उसको कड़ा करे। तो आसिया कह सकते हैं कि बहुत ज़रूरी है, और जब कल नौशाद आलम से पूछताछ होगी तो ईडी अपनी ओर से इस पूरे मामले को लेकर जो है और भी पुख्ता जो है अपना इन्फॉर्मेशन करना चाहेगी, पुख्ता सबूत करना चाहेगी, ताकि जब कोर्ट में ट्रायल हो तो वो तमाम सबूतों को पेश किया जा सके और केस मजबूत हो, ताकि जो आरोपी हैं उन्हें सख्त सजा मिल सके। चलिए, तो कोशिश पूरी होगी ईडी की, और कल का दिन भी काफ़ी अहम होगा क्योंकि दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है और उन्हें कल हाजिर होना होगा। ये दूसरी पूछताछ होगी नीरज एसपी नौशाद आलम से ईडी की। कल उन्हें हाजिर होना है, ये बुलाया ईडी की तरफ से बुलाया गया है। लेकिन क्या लगता है कल इन तमाम दस्तावेजों के साथ पहुंचेंगे नौशाद आलम या फिर और समय की मांग करेंगे? देखिए, अब डिपेंड करता है नौशाद आलम को, क्योंकि नौशाद आलम को जब सबसे पहला समन 10 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें 22 नवंबर को उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था। उस समय उन्होंने ये कहा था कि वो मुख्यालय से राय मांग रहे हैं, मुख्यालय से कोई मंतव्य आएगा उसके बाद ही वो ईडी कार्यालय में पेश होंगे। उसके बाद ईडी की ओर से दूसरा समन जारी किया गया था और दूसरा समन जारी करते हुए 28 नवंबर को बुलाया गया था। 28 नवंबर को जो नौशाद आलम है वो 10 बजे ही पहुंच चुके थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये
पहले से पता था कि पत्रकार वहाँ पहले से बाहर मौजूद रहते हैं, तो उन्होंने ऐसा समय निर्धारित किया था जिस समय में वहाँ पे कोई ना रहे, वो आसानी से अंदर जाए और उसके बाद बाहर आ जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो। तो देख सकते हैं कल भी नौशाद आलम को पहुँचना है, तो कल संभवतः वो पहुँचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो समय की मांग की थी ईडी के अधिकारियों से, वो समय ईडी के अधिकारियों ने उन्हें मुहैया करवाया। लगभग एक सप्ताह का उन्हें समय दिया गया था। एक सप्ताह काफ़ी होता है। जो डॉक्यूमेंट्स है, जो प्रॉपर्टीज़ उन्होंने अर्जित किए, जो रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टीज़ है, उन प्रॉपर्टीज़ के कागजात अरेंजमेंट करने में तो कह सकते हैं इनफ समय मिला था। तो संभवतः कल नौशाद आलम ईडी कार्यालय में पेश होते हैं, और नहीं तो उन पर डिपेंड करता है कि वो आगे क्या कुछ करना चाहते हैं, क्या ईडी कार्यालय वो पेश होना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब कल का दिन देखना होगा कि क्या साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम ईडी के सामने हाजिर होते हैं, क्योंकि ईडी ने तमाम दस्तावेजों के साथ उन्हें तलब किया है और ये दूसरी बार उनकी पूछताछ होगी। ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ होगी। पहली बार जब उन्हें सम्मन दिया गया था तो नौशाद आलम नहीं हाजिर हुए थे, उन्होंने वक्त मांगा था और अब उन्हें इस मामले में हाजिर होना होगा। कल तमाम जो उनकी संपत्ति है उसका ब्यौरा लेकर बुलाया है ईडी ने, उन तमाम कागजातों को लेकर पहुंचेंगे साहिबगंज एसपी नौशाद आलम। उन पर आरोप है कि विजय हांसदा जो ईडी का गवाह था उसे प्रभावित करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद ईडी तलब कर रही है एसपी नौशाद आलम को और तमाम चीज़ों को ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि संपत्ति अगर अर्जित की है तो किस तरीके से अर्जित की है। एसपी नौशाद आलम ने संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है और इसके अलावा ईडी ये भी जानने की कोशिश करेगी कि पर्दे के पीछे आखिर वो कौन लोग हैं, वो कौन चेहरा है जिसके प्रभाव में आकर नौशाद आलम ने ईडी के गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि 28 नवंबर को ही ईडी ने एसपी नौशाद आलम से लगभग 14 घंटों तक पूछताछ की थी। अब इन पर जो मामला बन रहा है वो साहिबगंज में बतौर एसपी पोस्टिंग के बाद उन्होंने ईडी के गवाह विजय हांसदा को भड़काने का आरोप लगा है, जिसके बाद ईडी के गवाह ने कोर्ट में अपना बयान बदल दिया और इसी के बाद से ईडी लगातार नौशाद आलम से पूछताछ करना चाह रही है, पूछताछ कर रही है। 28 को ये पूछताछ हुई है। अब उन्हें कल फिर बुलाया गया है, जहां दस्तावेजों के साथ बुलाया गया है कि संपत्ति का वो विवरण दे तमाम कागजातों के साथ। और ये भी ईडी जानना चाह रही है कि आखिर नौशाद आलम ने किस पॉलिटिशियन या फिर किस अधिकारी के कहने पर विजय हांसदा को सुविधाएं प्रदान कराई थी। पर्दे के पीछे वो कौन लोग हैं जिनके कहने पर ही गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। पहली पूछताछ में सभी सवाल नौशाद आलम से किए गए थे, लेकिन इन मामलों से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब उन्होंने ईडी को नहीं दिया था। अब ईडी ने दूसरा सम्मन जारी किया है, जिसके बाद उन्हें संपत्ति का ब्यौरा लेकर ईडी कार्यालय में हाजिर होना होगा।